गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेविल्स डाइनर के एपिसोड नंबर 4, 5 और 6 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम एक थंग नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसकी माँ उसको अपने साथ काम पर ले जा रही थी गोल्ड फिशेस को बेचने के लिए। और आज असल में थंग का बर्थडे भी होता है तो वो जू जाने के लिए जिद करता है और थंग की माँ भी उसके बचपने को देखकर मान जाती हैं। अब ये लोग साइकिल से जा रहे होते हैं कि थंग जो है उसकी माँ ने उसे गिफ्ट दिया था गूसबेरीज का डिब्बा, जो कि थंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। अब होता ये है कि चलती साइकिल पर ही जो थंग है वो उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश कर रही थी तो उनका ध्यान जो है वो थोड़ा भटक जाता है और तभी एक कार से टकराने की वजह से उनका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसके अंदर थंग की माँ की तो वहीं पर मौत हो जाती है और थंग को कुछ लोगों ने उठाकर साइड कर दिया था। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर एक गंदे से घर में आती है जहाँ पर हम थंग को देखते हैं जो कि एक स्लम एरिया में रहता था और उसको ग्लू स्पिनिंग करने की आदत होती है। जो गोंद असल में टायर पंक्चर के अंदर इस्तेमाल करी जाती है, उसी के वो नशे किया करता था। वो हर टाइम नशे में डूबा रहता था। आज असल में उसका बर्थडे होता है और वो अब 30 साल का हो चुका है और आज ही उसकी माँ की बरसी भी होती है। कहीं ना कहीं उसका ये मानना था कि अगर उस दिन गाड़ी वाले की वजह से उसकी माँ की मौत ना हुई होती तो आज वो कुछ और ही इंसान होता। अब तभी वो खड़ा होकर खुद को शीशे में देखता है जहाँ पर वो अभी भी अपनी माँ के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके घर में उसकी लैंडलेडी आती हैं जो कि थंग की माँ के अल्टर पर फ्लावर्स चढ़ाने के लिए आई थी। वे थंग की हालत को देखकर उन्हें समझाती हैं कि उसे ग्लू स्पिनिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी और आज थंग को किराया भी देना था और अगर उसकी लैंडलेडी की बेटी उसके घर की ऐसी हालत को देखेगी तो वो उसे तुरंत वहाँ से बाहर भगा देगी। अब थंग इस बात को जानता था, लेकिन वो रेंट देने के लिए कुछ और वक्त मांगता है क्योंकि उसके काम का पैसा उसे अभी तक मिला नहीं था, जिस पर उसकी लैंडलेडी मान जाती हैं। पर वो थंग उसकी माँ के बारे में उसे याद दिलवाते हुए कहती हैं कि वह सच में बहुत अच्छी लेडी थी और जब भी पहले वो काम से वापस आया करती थी तो हमेशा ही लैंडलेडी के लिए वो हर्बल टी ऑफर किया करती थी और थंग भी अभी गलत आदतें छोड़कर अपनी ज़िंदगी को सुधारे। अब जो थंग है वो उनकी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है। अब जैसे ही लैंडलेडी को यह बात पता चलती है कि आज थंग का बर्थडे है तो वो उसके सामने अगरबत्ती जलाकर उसे अच्छी ज़िंदगी के लिए विश मांगने के लिए कहती है। थंग जो है वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करता है और कहीं ना कहीं लैंडलेडी भी इस बात को समझ रही होती हैं। खैर, अब थंग फिर से ग्लू स्पिनिंग करते हुए अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर यानी कि काम करने की जगह पर चला जाता है, जहां पर उसके काफ़ी ज़्यादा लेट आने की वजह से उसका जो मालिक है वो उसे बहुत डांटता है। इवन जो वर्कर्स के लिए ब्रेकफास्ट आया हुआ था वो भी थंग को नहीं दिया जाता है, जिससे कि थंग को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं उसकी ही गलती होती है। खैर, अब काम करने के लिए जब वह पहले फ्लोर पर जाता है तो वहाँ पर भी वो ग्लू स्पिनिंग करने लगता है, जिससे कि उसका जो पैर है वो सीढ़ियों के कोने पर रखी हुई ईंट पर पड़ता है, जो कि थंग के मालिक के पास जाकर गिरती है और वो इतनी पास गिरती है कि उसका जो मालिक है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी जान जाते जाते बचती है। इसीलिए अब वो थंग से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे काम से निकाल देता है और उसके जो काम के पहले के पैसे थे वो भी वो उसे नहीं देता है। और यहाँ पर जो थंग के साथ जो वर्कर्स काम करते हैं वो भी उसके पर थूकते हैं और उसे चढ़ाते हुए हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। जिसके बाद जो थंग है वो कई जगहों पर जाता है और पैसे कमाने के लिए ज़बरदस्ती भी लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है ताकि वो रेंट दे पाए, लेकिन उसका हुलिया इतना ख़राब होता है कि कोई भी उसको ना तो काम पर रखना चाहता था और ना ही उससे कोई बात करना चाहता था। अब रात में हम देखते हैं कि वो एक गली के अंदर ग्लू स्पिनिंग कर रहा था, जिसके बाद थंग पर एक लड़की को एड्रेस बताते हुए उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसको कोई चोर या मवाली समझ रही थी और जिससे वो फ़ोन पर बात कर रही होती है वो उसको थंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है और तब उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह सच में उस लड़की का पर्स चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। जहाँ पर
रास्ते में दो लोगों ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसे काफ़ी मारा, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ से भागकर उसी डाइनर में आकर छुप जाता है जिसे पिछले हमने 3 एपिसोड में देखा था। अब बारटेंडर भी थंग की मदद करता है और उसके बारे में उसका पीछा कर रहे लोगों को नहीं बताता है। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद जब थंग आता है तो सबसे पहले वो चुराए गए बैग को चेक करता है जिसके अंदर खाली मेकअप का सामान था, और थंग को इस बात से काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसे शायद पर्स की जगह उस लेडी के मोबाइल को छीनना चाहिए था। अब बारटेंडर भी ये सब देख रहा होता है और वो थंग को कहीं ना कहीं समझ गया था कि थंग की ज़िंदगी सही नहीं चल रही है और उसने पहली बार चोरी करी है। वो दोनों अब साथ में काफ़ी देर तक ड्रिंक करते रहते हैं और थंग अपनी ज़िंदगी के बारे में उस बारटेंडर को सब बताता है और ये भी कहता है कि अगर उसकी माँ आज ज़िंदा होती तो शायद वह पूरी तरह से कंप्लीट आदमी होता। यह सुनने के बाद बारटेंडर को सोचते हुए थंग के सामने एक गूसबेरीज का बक्सा रखता है जो कि बिल्कुल उसी गूसबेरीज के डिब्बे की तरह था जैसा कि बचपन में थंग की माँ ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। अब हम देखते हैं कि वह जब उस बक्से को देखता है तो देखता ही रह जाता और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो बारटेंडर से जानना चाहता था कि यह डिब्बा उसके पास कैसे आया। खैर अभी बारटेंडर उसको उसके अंदर से एक गूसबेरीज को निकाल कर देता है और बताता है कि कुछ स्मेल्स और टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें हमारी यादों के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी डीप बात होती है। खैर अब वो उसको स्मेल करता है तो उसको अपनी माँ का एक विज़न दिखाई देता है जिसे देखने के बाद में वो बारटेंडर से जानना चाहता था कि वह असल में है क्या, लेकिन बारटेंडर इस बात का जवाब ना देकर उसको बस यह सजेस्ट करता है कि उसे गूसबेरीज को खाना नहीं है, बस उसको लिक करना है। और थंग भी ऐसा ही करता है और जैसे ही वह ऐसा करता है वैसे ही वह अचानक से उस समय में पहुंच जाता है जब वो लड़की उसके बारे में गलत सोचकर कॉल पर उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी जिसका उसने बैग चुराया था। वहाँ पर इस बार भी थंग बैग चुरा कर भागता है, लेकिन इस बार वो उन दोनों लड़कों से बच गया था जिन्होंने उसे पिछली बार मारा था। और अब वो फिर से वापस इसी डाइनर में आ जाता है जहाँ पर बारटेंडर उसके सामने आइसक्रीम और गूसबेरीज से बनी हुई एक डिश को रखता है और उसे बताता है कि अगर वह इस डिश को खाता है तो वह पास्ट में जाकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन गूसबेरीज खाने के बाद ऐसा होगा। और एक गूसबेरीज की वैल्यू उसकी ज़िंदगी के 10 साल थे। अब क्योंकि वो 30 साल का था तो उसके पास खाली 3 ही चांस थे, और अगर वो पास्ट में किसी वजह से मारा जाता है तो उसकी सोल बारटेंडर की हो जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली वो एक और डील कर रहा था। और तब थंग जो है वो इसे मान जाता है क्योंकि वो अपनी माँ को चाहता था ताकि वो ज़िंदा हो जाए। और अब वो पहली बार गूसबेरीज खाते ही उस समय में जाता है जब उसकी माँ के साथ यह हादसा होने ही वाला था। उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली उनसे बात करने लगता है। इवन अब वो किसी भी हाल में उस गूसबेरीज के जार को यानी कि डिब्बे को नहीं खोलता है, यानी कि उस डिब्बे की वजह से उसे लग रहा था कि उसकी माँ की मौत हुई है। पर तभी उसकी माँ की गाड़ी का बैलेंस रोड पर बने हुए एक गड्ढे की वजह से बिगड़ जाता है और सेम तरह से ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके तुरंत बाद जो थंग की जो 10 साल थे वो अब गायब हो चुके थे। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी आँख है वो उसके बर्थडे के दिन ही खुलती है, यानी कि एपिसोड के शुरुआत में, यानी कि उसका पहला चांस खत्म हो चुका था और उसकी ज़िंदगी के 10 साल भी ख़त्म हो गए। मतलब ये कह लो कि डेविल ने उसकी सोल को 3 हिस्सों में बांटा था, जिसका एक हिस्सा ऑलरेडी वो ख़त्म कर चुका था। खैर अब वो अपनी माँ को फिर से ना बचा पाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी था, और अब क्योंकि सब एकदम सेम से हो रहा था इसीलिए थंग अपनी लैंडलेडी के आने से पहले ही घर से बाहर निकल जाता है और वो इस टाइम पर काम पर पहुंच गया था जिससे कि उसको डांट नहीं पड़ती है। पर जब वो काम के टाइम नशे कर रहा होता है तब उसे वो सीन याद आता है जब उसकी गलती की वजह से ईंट उसके बॉस के ऊपर गिरते गिरते बची थी। अब असल में उस समय पर एक वाटर कंटेनर ईंट के पास रखा था और थंग का पैर उस पर लगने की वजह से ही वो ईंट नीचे गिर गई। अब थंग जो था वो कंटेनर को उठाकर दूसरी जगह रखने की कोशिश करता है, लेकिन कंटेनर के भारी होने की वजह से
वो उसे संभाल नहीं पाता और एक बार फिर वो ईंट उसके बॉस के ऊपर गिरते गिरते बचती है और अब वो उसको फिर से काम से निकाल देता है। थंग को इस बात से बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपने पूरा टाइम बस ग्लू स्पिनिंग करने में लग जाता है। अब रात में जब वो स्ट्रीट पर होता है जहाँ पर वो लड़की कॉल पर बात कर रही थी, तो इस बार थंग बैग की जगह पर उसका मोबाइल ही छीन लेता है और सीधा डाइनर में आ जाता है। वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया था, इसीलिए वो डाइनर के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। तब बारटेंडर उसको समझाता है कि यह बस उसका भ्रम है कि वो किसी की मौत को बदल सकता है। ये इवेंट चेंज नहीं हो सकते। मौत और जन्म कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं जिनको इतनी आसानी से चेंज नहीं करा जा सकता है, पर वह खुद को आने वाले कल के लिए बेहतर बना सकता है। लेकिन थंग फिर भी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करना चाहता था। बारटेंडर उसको समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे पास्ट को चेंज ना करके अपने प्रेजेंट को चेंज करना चाहिए। पर तभी अचानक से डाइनर में सारी चीज़ें हिलने लगती है, जिससे कि बारटेंडर समझ जाता है कि वो डेविल नहीं चाहता है कि बारटेंडर किसी को कुछ भी समझाए। इसलिए बारटेंडर भी थंग को गूसबेरीज देता है, लेकिन इस बार भी पास्ट में जाकर वो अपनी माँ को नहीं बचा पाता और उसकी आंख फिर से उसके ही बर्थडे के दिन पर खुलती है। लेकिन इस बार वो चीज़ों को पहले से थोड़ा सा बेहतर करता है। वो अपने टाइम पर जाता है और वहाँ कोई भी गलती नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो नहा भी लिया था और उसका बॉस भी आज उसको सही से ट्रीट कर रहा होता है। अब बॉस को तो शुरुआत में लगता है कि थंग शायद जो ग्लू स्पिनिंग को उसने चेंज कर दिया होगा, जिसकी वजह से आज उसके ऊपर जो ग्लू स्पिनिंग का असर नहीं दिख रहा है। लेकिन जब थंग उन्हें बताता है कि आज उसका बर्थडे है और उसने ग्लू स्पिनिंग नहीं करी है, तो उसका बॉस उसको सैलरी देता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है और वार्न करता है कि अगर उसने वापस से ग्लू स्पिनिंग करी तो वो उसकी नाक काट देगा। अब ये सब देखकर थंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इसके बाद वो अपने काम से निकलकर खुद ही लैंड लेडी के घर पर जाता है, जहाँ पर वो उस लेडी को उस मंथ का किराया देता है और साथ ही साथ हर्बल टी की बॉटल को भी देता है, जो कि उसकी माँ उन्हें हमेशा दिया करती थी। और इसके बाद पहले तो लैंड लेडी को लग रहा होता है कि वो इन पैसों को कहीं से चुरा कर लाया होगा, लेकिन थंग जब उन्हें अपने काम के बारे में बताता है तो वो लैंड लेडी काफ़ी खुश होती है और उसे उसकी माँ के बारे में कुछ बातें बताने लगती हैं। और आज थंग अपनी माँ के लिए भी गिफ्ट लेकर आया था। खैर, अब वो अपनी माँ से पहले तो माफ़ी मांगता है और उनके बाद उनके लिए लाई गई गोल्ड फिश कोई फिश टैंक में डाल देता है। और इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद थंग जो है वो पास्ट में ना जाकर अपने प्रेजेंट की ज़िंदगी को सुधार लेगा। लेकिन जब शाम में उसको अपनी माँ की बहुत याद आती है, तो वो उनकी और अपनी फ़ोटो लेकर रोते हुए फिर से बारटेंडर के पास डिनर में पहुँच गया था और बारटेंडर से वो गूसबेरी मांगता है। तब बारटेंडर उसको फिर से समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने प्रेजेंट को सुधार रहा है, जो कि अच्छी बात है। पर थंग उससे ये पूछता है कि क्या उसने किसी को भी नहीं खोया है, जिस पर बारटेंडर बताता है कि एक समय पर उसने भी उस इंसान को खोया था जिसको वह सबसे ज़्यादा पसंद करता था। उस समय उसके पास दो जनों की चॉइस थी जिनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसको किसी एक को ही बचाना था, और उसने भी एक डील को एक्सेप्ट किया था, जबकि वह खुद भी उसका कंक्लूज़न पहले से जानता था। बारटेंडर अब खुद भी समझ जाता है कि वह थंग भी किसी तरह से वो समझेगा नहीं और थंग सब कुछ खुद ही अब उसे समझना पड़ेगा। इसीलिए वह उसको गूसबेरीज का डब्बा ही दे देता है, जिसको लेकर थंग खुशी चला जाता है। अब हमको ये नहीं दिखाया जाता है कि थंग ने उस गूसबेरीज का इस्तेमाल कैसे किया या किया भी या नहीं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाइनर के एक बल्ब के अंदर एक सोल आ जाती है, जिसको देखकर बारटेंडर शॉक्ड रह गया था। और अभी वो अपने डैड की फ़ोटो के पास और एक सिगरेट रखता है और उन्हें बर्थडे विश करता है कि तभी डाइनर के डेमोनिक गेट से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और बारटेंडर की आंखों से खून निकलने लग चुका था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि शायद उसने भी एक डील करी थी और उसने यहाँ पर डेविल के विक्टिम को यानी कि थंग को कोशिश करी कि वो मतलब वो वहाँ से बच जाए। उसको समझाता है कि वो ऐसी चीज़ें ना करे और उसने गूसबेरीज को उसका डिब्बा ही दे दिया था। तब बारटेंडर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी अपने आप जलने लगती है। तब वह रोते हुए उस गोइट के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है और उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, यानी कि डेविल ने उसे एक और मौका दिया था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गेट जो है वो इसकी कंडीशन पर हंस रहा था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका चौथा एपिसोड अब ख़त्म हो जाता है। तब इसके बाद हम बात करेंगे एपिसोड 5 की।
तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एक आन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि चलते हुए धोखे से रोड साइड पर रहने वाले एक आदमी के ऊपर उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो समझ रहा होता है क्योंकि आन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा करके उसके बाद वो आगे सोने के लिए चला जाता है कि तभी आन के मुँह से हम एक मांस के टुकड़े को और खून को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिससे कि आन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी उस रोड साइड आदमी के ऊपर एक लड़की जिसका नाम वी होता है वो भी उसके ऊपर धोखे से उल्टी कर देती है, जिससे कि उस आदमी को लगने लगता है कि शायद आज का दिन ही उसके लिए ख़राब है। पहले उस लड़के ने उसके ऊपर वॉमिटिंग करी और फिर उस लड़की ने भी यही सेम चीज़ करी। अब वी उस आदमी को साफ करने की कोशिश कर रही होती कि तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती, जिसको देखकर रोड साइड वाला आदमी उसकी मदद करने के लिए किसी को पुकारता है। अब आन भी उसी समय वहीं पर परेशान होकर बैठा हुआ था, तो वो जल्दी से वहां आकर वी की हेल्प करने की कोशिश करता है और उसे एक कप में हर्बल टी देता है जो कि हमेशा अपने पास वो रखा करता था। शुरुआत में तो वी आन से सही से बात नहीं कर रही होती, पर बाद में वो उससे खुद ही पास के किसी कैफ़े में चलने के बारे में पूछती है, लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी जिसकी वजह से आसपास का कोई भी कैफ़े खुला नहीं था और इसीलिए आन अब वी को अपने साथ उस डाइनर के अंदर लेकर जाती है जो कि पास में ही मौजूद था और जिसे हम पिछले एपिसोड्स में देखा था। और इसके बाद हम देखते हैं वो जो डाइनर था वो चौबीसों घंटे खुला रहता था। अब जब वो दोनों उसके अंदर आते हैं तो अंदर हम देखते हैं कि उनकी नज़र उस डेमोनिक गेट पर पड़ती है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते और वो बस उसको खोलने की कोशिश करना चाहते थे। तभी पीछे बारटेंडर आ जाता है और उनको गेट खोलने की कोशिश करने के लिए कहता है। इवन वो उनको बताता भी है कि उस गेट को एक पिता और उसके बेटे ने 40 साल लगाकर बनाया है, कुछ ही समय पहले वो लोग मारे गए हैं। अब आन इस बात से थोड़ा सा डर जाता है और वी को उस गेट को खोलने से मना कर देता है। तभी वी जो होती है वह खाने के लिए बारटेंडर से पॉरेज मांगती है और बारटेंडर उनके लिए पिजन पॉरेज बनाकर देता है और चूंकि वो उस कंट्री में नॉर्मल है, कोई खास डिश नहीं है। अब पॉरेज खाने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो आन से कहती है कि वो दोबारा जब बेहोश हो जाए तो वो उसे यही जगह पर पॉरेज खिलाने के लिए लेकर आएगा। यानी कि इनडायरेक्टली वो उससे डेट के लिए पूछ रही थी, यानी कि आने वाले डेट्स के बारे में। अब तब वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब बारटेंडर भी ये सब देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि उस समय दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज किए थे, जिसके चलते वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताने लगे। अब रात में वी अपना बारटेंडर का काम ख़त्म करके आन के पास जाती है और वो लेट नाइट तक मज़े करते हुए बिना किसी टेंशन के घूमते हैं। अब एक दिन वो दोनों ही डाइनर के पास वाले ब्रिज पर लेटे होते तब वी आन को अपने टैटू दिखा रही होती है और वो बताती है कि उसका फेवरेट टैटू लोटस का है क्योंकि वो कीचड़ में भी अच्छा लगता है। जिसके बाद आन जो होता है वो वी के लिए गाना गाने लगता है और अब रोज़ ऐसा ही चलने लग गया था। आन अब वी के लिए एक लोटस का गुलदस्ता लेकर उसके बार के पास जाता है, लेकिन बाहर वो देखता है कि वी किसी रेगुलर कस्टमर के साथ थी और जो रेगुलर कस्टमर था वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, जो कि आन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उस गुलदस्ते को काउंटर पर रखकर ही चला जाता है और अपनी शॉप पर जाता है। लेकिन जब इसके बाद थोड़ी देर बाद जब वी उसको लेने के लिए शॉप पर आती है तो वो नॉर्मल ही उससे बिहेव करता है और वी के साथ घूमते हुए काफ़ी अच्छा टाइम बिताता है और फिर वो दोनों ही एक स्ट्रीट पर लेट कर उनके ऊपर से फ़्लाइट निकलने का इंतज़ार करते हैं, जो कि रोज़ सेम टाइम पर वहाँ से निकला करती थी। फ़्लाइट के निकलते ही वह बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और उसी समय वही आदमी आ जाता है जो कि जिसे हमने पहले शुरुआत में देखा था, जिनसे वो मिले थे। अब वो उन्हें अभी भी साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो थोड़ा सा मज़े में चीज़ों को बड़बड़ाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब आन ने वी को एक ब्रेसलेट दिया था जिसका जोड़ीदार ब्रेसलेट आन के पास होता है और जब वो दोनों उस ब्रेसलेट को एक दूसरे के पास लाते तो कंप्लीट हार्ट बन जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इसके बाद जो वी है वो आन को किस करती है और अब वो आन के घर पर होते हैं, जिसके बाद वो इंटीमेट होते हैं और वो दोनों सच में एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वो एक दूसरे से प्यार भी करते थे। अब तभी हम देखते हैं कि जो वी की नज़र है वो आन के टर्टल पर पड़ती है जिसका नाम माइकल जैक्सन रखा हुआ था और जिसको देखकर जो वी होती है वो ज़ोर से हंसती है और उस टर्टल के नीचे लिखा हुआ था कि तुम मुझे कभी मत भूलना। इसका मतलब आन को किसी ने वो टर्टल गिफ्ट किया था और अजीब बात ये थी कि आन को ये बात याद नहीं थी कि उसे वो टर्टल किसने दिया था, इसीलिए अभी वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और अगले दिन वी जब आन के घर पर शिफ्ट होने लगती है तब उसे उसके अलमारी से एक
लड़की की पैंटी मिलती है, जिसको देखकर वी को ऐसा लग रहा था कि आन उसे धोखा दे रहा है, और इसीलिए अब वो थोड़ा सा उदास होकर वहाँ से सीधा अपने काम पर चली जाती है, जहाँ पर उसका रेगुलर क्लाइंट अभी भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो बार को जल्दी से बंद करने वाली थी और सब वहाँ से जा चुके थे, तब वो कस्टमर वी के काउंटर पर आकर उसको किस कर देता है। और हम देखते हैं कि उसी टाइम पर जो आन था वो वहाँ पर आ गया था, जिसने कि उस कस्टमर को वी को किस करते हुए देख लिया था। अब वो उसका जो दिल था आन का, वो पूरी तरीके से टूट चुका था और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वी होती है वो गुस्से में आकर उस कस्टमर को चाटा मारती है और उसे बाहर भगा देती है। और अब यहाँ पर क्या होता है कि वो वी जो होती है वो आन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। वो सीधा डाइनर में चला गया था और उसने बारटेंडर को सब कुछ बताया। बारटेंडर ने उसको समझाने की कोशिश करी थी कि जेलसी काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले उसे वी से बात करनी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं, लेकिन आन कुछ सुनने के मूड में था ही नहीं। वो गुस्से में आते हुए उस ब्रेसलेट को भी रोड पर फेंक देता है, जो कि कोइंसिडेंटली सेम होमलेस आदमी के ऊपर गिरता है और वो उस ब्रेसलेट को अपने पास रख लेता है। अब वी भी आज गुस्से में आन के घर पर आती है और वो आन के आते ही उस लड़की की पैंटी के बारे में पूछती है, लेकिन आन को सच में कुछ भी याद नहीं था कि वो किसकी, और वो भी उल्टा सीधा बोलते हुए उस हादसे के बारे में उसे याद दिलवाता है जब उस कस्टमर ने वी को किस किया था। अब इस बात को हम जानते हैं कि आन ने इस चीज़ को नहीं देखा था कि बाद में क्या हुआ था, इसीलिए उसे सच्चाई पता नहीं होती, जिससे कि वी को गुस्सा आ जाता है और वो आन को सब बताने के बाद गुस्से में माइकल जैक्सन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब आन ने जैसे तैसे वी को समझा लिया था और वो रुकने ही वाली थी, पर जब वो देखती है कि आन के हाथ से वो ब्रेसलेट भी गायब है, तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसने भी अपने ब्रेसलेट को गुस्से में फेंक दिया था और इस बार भी वो उसका जो ब्रेसलेट होता है वो उसी आदमी के ऊपर गिरता है और आदमी को लगता है कि उसकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब इसके बाद वो वी की ब्रेसलेट को भी संभाल कर रख लेता है। अब तभी हम देखते हैं कि जो आन है उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से मांस का टुकड़ा और खून बाहर आता है। और अब जो वी जो होती है वो अभी बारटेंडर के पास गई थी और वो ये चाहती थी कि वो आन को भूल जाए। तब बारटेंडर पहले तो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, पर बाद में वो उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाने के लिए मान जाता है, जिससे कि वो आराम से आन को भूल जाती है। अब अगले दिन आन डॉक्टर के पास आया हुआ था, जो कि उसको बताता है कि उसके हार्ट की लाइनिंग नॉर्मल हार्ट से दो बार बड़ी थी, 2 टाइम बड़ी थी, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि वो अभी तक ज़िंदा है। और इसके बाद ज़िंदा रहने के लिए उसके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा था और इस बात ने आन को और भी ज़्यादा तोड़ दिया था। वो रात में जब बारटेंडर के पास जाता है, जहाँ पर बारटेंडर उसको समझाता है कि वो किसी और से प्यार कर रहे, लेकिन आन को तो वी से ही प्यार था। अब बारटेंडर उसको इतना कहता है कि क्या होगा अगर वी उसको पूरी तरीके से भूल जाए। आन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो वी के बार में जाता है तो हम देखते हैं कि जो वी है वो उसके साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो आन को पूरी तरीके से भूल गई हो। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो वी थी उसने भी बारटेंडर के साथ कोई ना कोई डील करी होगी, जिससे कि वो उसको पूरी तरीके से भूल गई थी। यहाँ पर ये जो आन है वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है और अब वो किसी भी हालत में वी को भूलना चाहता था। अब तभी वो बारटेंडर के पास जाता है और इसी पॉरिज को बनवाता है और उसमें लोटस समेत काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाकर उसने उस पॉरिज को बनाया था और उसको खाने के बाद जो आन था वो वी को भूल जाने वाला था, जिसके बदले में आन के मरने के बाद उसकी सोल बारटेंडर की होने वाले थे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो दोनों लोग थे वो एक दूसरे को भूल चुके थे। और यार हम देखते हैं कि यहीं पर बारटेंडर के पास माइकल जैक्सन भी था, जिसको वी वहीं पर छोड़कर चली गई थी। अब बारटेंडर इस बारे में आन को बताता है, लेकिन वो उसको वी का नाम मेंशन नहीं करता है, जिस पर आन वहाँ से माइकल जैक्सन को लेकर चला जाता है। अब यहाँ से जाते हुए बारटेंडर ने उसे कहा था कि अगर वो लड़की दोबारा डाइनर में आएगी तो बारटेंडर उसको आन का नंबर दे ताकि वो अपना टर्टल वापस ले जाए। आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा कि आखिर इसके पास ये टर्टल आया कहाँ से और उसे उस टर्टल के बारे में याद क्यों नहीं था कि उसे ये टर्टल किसने दिया था। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने ऐसा कई बार डील करी हो उसके साथ कि वो दोनों एक दूसरे को भूल जाए, इसीलिए उन्हें कई चीज़ें और कई बातें याद नहीं है।
खैर अब हम आगे देखते हैं कि कई दिन बीत जाते हैं और दिन बीतने लगते हैं। आन अकेले घर में रहा करता था और किसी से कोई बात नहीं करता था। बेशक से वो वी को तो भूल गया था, लेकिन अभी भी उसको एंजाइटी अटैक्स आया करते थे। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहा करती थी। फिर एक दिन हम रात में देखते हैं, जब आन जॉब से वापस आ रहा होता है तो फिर से वहाँ वही सेम स्पॉट पर उस होमलेस आदमी के ऊपर वो उल्टी करता है और पहले की तरह ही वो उसे संभालने की कोशिश करता है। खैर अब वो होमलेस आदमी जो होता है वो उसको इन सब की आदत सी हो गई थी और अब वो फिर से दूसरी तरफ जाकर सोता है। लेकिन इस बार भी उसके ऊपर वॉमिट कर देती है और पहले की तरह ही वो बेहोश हो जाती है। उस समय आन के मुंह से खून बाहर आया हुआ था, पर वो होमलेस आदमी उसकी हेल्प करने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से वी और आन रिश्ते में थे। आन तो इस बारे में सुनकर शॉक रह गया था, लेकिन अब भी वो वी की हेल्प करता और अब वह अनजान होने की वजह से एक दूसरे से थोड़ा वियर्ड बर्ताव करते। तो वो होमलेस आदमी उन्हें सब कुछ याद दिलवाने की कोशिश करता है, उनके ब्रेसलेट को उन्हें वापस करता है और बताता है कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे। उसके बाद वो वहाँ से जाने के बाद आन और वी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, लेकिन अब उन दोनों में फिर से बात चालू हो जाती है और दोनों फिर से एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और तब वो वी से फिर से उस पॉरिश को खाने के लिए उसी डाइनर में जाते हैं और पहले की तरह ही उस डेमोनिक डोर को देखने लगते हैं। तब उनके सामने बारटेंडर आता है और उनको बताता है कि सिर्फ राइट टच ही उस डोर को खोल सकता है और अगर वो दरवाजे को खोल लेते हैं तो वो डोर उनको निर्वाणा में लेकर जाएगा, जो कि हेवन जैसी जगह है। फिर जैसे ही वो दोनों उस डोर को छूते हैं, वैसे ही उन दोनों को उनकी मेमोरीज जो होती है वो याद आने लगती है और उन्हें एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें याद आने लगती है। और तब हम जान पाते हैं कि ये जो बीमारी थी जो आन को थी, वो सेम बीमारी वी को भी होती, यानी कि इसके हार्ट की जो लाइनिंग है वो एक से थोड़ी कम थी। अब वो दोनों अब अभी जब इस डोर को नहीं खोलते और बस एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते, जिसके बाद में वो डाइनर से चले गए थे और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे उन्हें कोई भी बीमारी हो। अब तभी हम किसी को डाइनर के अंदर आते हुए देखते हैं, जिसको देखने के बाद बारटेंडर बिल्कुल शॉक रह गया था। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था जिसके चलते बारटेंडर को शॉक लगा था। और इसी के साथ में और यहीं पर ये 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से इसका जो 6th एपिसोड है वो हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और इसका जो 6th एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। हमें उस डोर के बारे में पता चलेगा कि आखिर वो डोर है क्या और क्या बारटेंडर उस डोर को खोल पाएगा या वो उस डाइनर से निकल पाएगा या नहीं, वो हमें लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर आपको इसका लास्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।